ये विश्लेषण प्रस्तुत किया है पवन सिंह ने। संपर्क नंबर 8141824876। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, केमिकल सेफ्टी में मास्टरी का जो हमारा मिशन है वो आखिर शुरू कहां से होता है। इसकी जड़ें हैं केमिकल स्टुवर्डशिप या रासायनिक प्रबंधन के बिल्कुल बेसिक आइडिया में। अब ये सिर्फ केमिकल्स को इधर उधर रखने या संभालने की बात नहीं है। नहीं, ये असल में एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है उनकी पूरी लाइफ साइकिल के लिए। मतलब हैंडलिंग, स्टोरेज, इस्तेमाल और फिर उनका निपटान। ये सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि एक सेफ्टी कल्चर की नींव है, एक बुनियाद है। जैसा मैंने कहा, हर केमिकल की एक पूरी लाइफ साइकिल होती है ना? और हमारा मिशन है कि इस पूरे साइकिल में सेफ्टी बनी रहे। पर सवाल यह है कि हम ये सब करते क्यों हैं? इसके पीछे 3 बहुत बड़े मकसद हैं। पहला, हादसों को होने से रोकना। दूसरा, सेहत को होने वाले खतरों को पूरी तरह खत्म करना। और सबसे जरूरी, लोगों को, हमारी प्रॉपर्टी को और हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखना। यही हमारा सबसे बड़ा गोल है। ठीक है, तो अब जरा गहराई में चलते हैं। किसी भी मिशन का पहला स्टेप क्या होता है? अपने दुश्मन को जानना, राइट? हमारे केस में इसका मतलब है केमिकल से जुड़े खतरों को ठीक से समझना और उनका सही आकलन करना। देखिए, मोटे तौर पर खतरे 3 तरह के होते हैं जिन्हें हमें पहचानना और समझना ही होगा। पहले होते हैं फिजिकल हैजार्ड्स, मतलब ऐसी चीजें जो ज्वलनशील हैं या जिनमें धमाका हो सकता है। दूसरे हैं हेल्थ हैजार्ड्स, जो हमारे शरीर को फौरन या फिर धीरे धीरे लंबे समय में नुकसान पहुंचा सकते हैं। और तीसरे हैं एनवायरमेंटल हैजार्ड्स, जो हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये इतनी जरूरी जानकारी, ये इंटेलिजेंस हम तक पहुंचती कैसे है? हम इन खतरों को पहचानते कैसे हैं? इसका जवाब है हमारे पास मौजूद 3 मेन कम्युनिकेशन टूल्स में। सबसे पहला है लेबल, जो हमें एक नजर में पहचान देता है। दूसरा है सेफ्टी डेटा शीट, जिसे SDS भी कहते हैं। आप इसे उस केमिकल का पूरा डिटेल्ड मैनुअल समझ सकते हैं। और तीसरा है GHS सिंबल्स। ये असल में खतरों की एक यूनिवर्सल विजुअल लैंग्वेज है। इन सिग्नल्स की भाषा को समझना सेफ्टी के लिए बेहद बेहद जरूरी है। तो अब जब हमने खतरों को पहचान लिया है, तो चलिए अगले फेज पर चलते हैं। अब हम देखेंगे कि हम अपना किला कैसे मजबूत करते हैं। मतलब स्टोरेज और हैंडलिंग के जरिए अपने बेस को कैसे सुरक्षित रखते हैं। सही तरीके से स्टोरेज करना, आप जानते हैं, एक किले की तरह काम करता है। और इस किले को मजबूत बनाए रखने के लिए 3 खास प्रोटोकॉल हैं। पहला, सही कंडीशन बनाए रखना, जैसे सही तापमान और वेंटिलेशन। दूसरा, जो केमिकल्स एक दूसरे से रिएक्ट कर सकते हैं उन्हें फिजिकली अलग अलग रखना। और तीसरा, हर शेल्फ और हर कंटेनर पर एकदम साफ साफ पहचान और लेबलिंग करना। अब बात करते हैं हैंडलिंग की। यहां पर सही प्रोसेस फॉलो करना ही सब कुछ है। एक सिंपल सा नियम है, ये करें और वो बिल्कुल ना करें। हमेशा तय की गई जगहों का ही इस्तेमाल करें और लेबल्स को ध्यान से फॉलो करें। दूसरी तरफ कभी भी अंदाजा मत लगाइए। ऐसे किसी भी केमिकल का इस्तेमाल मत कीजिए जिसके बारे में आप श्योर नहीं हैं। याद रखिए, अंदाजा लगाना सेफ्टी का सबसे बड़ा दुश्मन है। यहां एक बहुत ही जरूरी बात है जो हमेशा याद रखनी चाहिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE आपके और किसी भी खतरे के बीच डिफेंस की आखिरी दीवार है। और आपको कौन सा PPE पहनना है, इसका फैसला हमेशा सेफ्टी डेटा शीट में दिए गए रिस्क एनालिसिस के आधार पर ही होना चाहिए। चलिए अब जरा अपने इस पर्सनल आर्मर यानी सुरक्षा कवच के मेन पार्ट्स को देख लेते हैं। गॉगल्स, ये आंखों को किसी भी तरह के इंपैक्ट या छींटों से बचाते हैं। ग्लव्स, ये केमिकल को स्किन तक पहुंचने से रोकने के लिए एक बैरियर का काम करते हैं। रेस्पिरेटर हमें जहरीली भाप और धुएं से बचाता है। और प्रोटेक्टिव कपड़े हमारी स्किन की हिफाजत करते हैं। और अब आते हैं केमिकल लाइफ साइकिल के आखिरी स्टेप पर, वेस्ट डिस्पोजल यानी कचरे का निपटान। ये बहुत जरूरी है कि डिस्पोजल के सारे काम नियमों के मुताबिक ही हों। और एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, केमिकल्स को कभी भी नालियों में नहीं डालना है। लेकिन क्या हो अगर हमारी सबसे अच्छी प्लानिंग के बावजूद भी कुछ गड़बड़ हो जाए? यहीं पर इमरजेंसी रिस्पॉन्स की भूमिका आती है। इसका मतलब घबराना नहीं है, बल्कि पहले से तैयार प्लान्स को एक्शन में लाना है। अगर कोई केमिकल फैल जाए तो इस 4 स्टेप वाले प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई यानी पहचाने कि क्या गिरा है और कितना। स्टेप 2, आइसोलेट यानी उस एरिया को अलग थलग कर दें और दूसरों को अंदर आने से रोकें। स्टेप 3,
कंटेन यानी स्पिल किट का इस्तेमाल करके उसे फैलने से रोकें। और स्टेप 4, रिपोर्ट यानी फौरन अपने सुपरवाइजर को इसकी जानकारी दें। ये बहुत जरूरी है कि हर किसी को इन लाइफ सेविंग स्टेशंस की जगह और उनका इस्तेमाल पता हो। फर्स्ट एड किट, आई वॉश स्टेशन, फायर एक्सटिंग्विशर और अलार्म, और बाहर निकलने के रास्ते यानी इवैक्यूएशन रूट्स। ये जानना कि ये सब कहां हैं इमरजेंसी में कीमती सेकंड्स बचा सकता है। तो अब जब हमने सारे प्रोटोकॉल देख लिए हैं, तो चलिए इस मिशन को डीब्रीफ करते हैं, इसकी समीक्षा करते हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सेफ्टी किसी एक इंसान का काम नहीं है, ये हम सब की एक साझा जिम्मेदारी है। इस साझा जिम्मेदारी में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की अपनी अपनी लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई भूमिकाएं हैं। एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है एक सेफ माहौल देना, पीपीई और ट्रेनिंग मुहैया कराना। वहीं एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है कि वो प्रोटोकॉल को माने, पीपीई का सही इस्तेमाल करे और किसी भी खतरे को फौरन रिपोर्ट करे। तो आखिर में हमारे इस पूरे मिशन का सार क्या है? देखिए, जब हम हैजर्ड कम्युनिकेशन, पीपीई, स्टोरेज और इमरजेंसी रिस्पांस में महारत हासिल कर लेते हैं, तो हम सीधे सीधे अपने 3 सबसे बड़े लक्ष्यों को पूरा करते हैं: लोगों की सुरक्षा, प्रॉपर्टी की सुरक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा। हर एक प्रोटोकॉल हमें इन लक्ष्यों के करीब ले जाता है। एक सुरक्षित वर्क एनवायरनमेंट बनाए रखने में आप सबके ध्यान और लगन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेफ्टी के लिए हमारी यही कमिटमेंट हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। ये जो सारी जानकारी आज मिली है, ये कैसे हमारे रोजमर्रा के कामों को हर पल तैयार रहने की आदत में बदल देगी? याद रखिए, सेफ्टी सिर्फ एक एक्शन नहीं है, ये एक माइंडसेट है।